चाहेंगे अभी आपकी फिल्म दिखाई गई है तो वेद क्या वेद राउतानी वेद क्या कहना चाहेंगे, क्या है इस फिल्म का मैसेज जो आप देना चाह रहे हो? जी देखो, इस फिल्म का तो एक बहुत सटल मैसेज था। हमारे लाइक कंट्रीज में इतने हिट एंड रन केसेस है, एंड यार उस हिट एंड रन में इतने मासूम बच्चे मर चुके हैं कि अगर अगर इसका गूगल का स्टेटिस्टिक आप देखो, और जो गूगल पे भी आप स्टेटिस्टिक देखोगे तो बहुत केसेस है, रियलिटी के स्टेटिस्टिक्स तो बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली एक वो मैसेज देना था कि टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हिट एंड रन केसेस दैट हैपन इन आवर कंट्री। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैसेज एकदम अपफ्रंट नहीं देना चाहिए, मतलब पिक्चर खत्म हो और मैसेज को हाईलाइट करते रहो, नहीं। फिल्म जो देखे वो कहीं ना कहीं बहुत इनडायरेक्टली ये बात समझ जाए, एंड काइंड ऑफ ये टू बी ऑनेस्ट ये मेरा मैसेज था। मुझे ऐसा लगा कि ये मैसेज सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो रहा है। जब मेरी लास्ट स्क्रीनिंग हो रही थी इंडिया के बाद जर्मनी में, जहाँ पे ऑनेस्टली Q&A में मुझे कम से कम 15 सवाल आए कि आर यू ट्राइंग टू टेल अस अबाउट द हिट एंड रन केसेस दैट हैपन इन योर कंट्री। और जब मुझे ये पूछा गया, मुझे हम तब मैंने समझा जो मेरा मैसेज था वो बहुत क्लियरली कम्युनिकेट हो रहा है, बिना बहुत एकदम मुंह पे रखने, लाइक मुंह पे नहीं रख रहा हूँ, बट वो वैसे कम्युनिकेट हो रहा है। अच्छा वेद, जैसे कि हर साल जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है 79 कान फिल्म फेस्टिवल, तो हर साल यहाँ से काफ़ी फिल्में जाती है। इस साल हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन के जरिए का अभियान शुरू किया है, जिसके जरिए इंडिया में सबसे ज़्यादा फिल्में हम लोग इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं। 11 फिल्में हम लोग इस साल स्क्रीन कर रहे हैं फ्रांस में, तो जिसके अंदर आपकी बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। तो मुझे एक बात बताइए कि जो इंडिया के बाहर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, और जो इंडिया में नए फिल्म मेकर्स को, जो नए कलाकारों को, नए राइटर्स को सपोर्टिंग है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आपको नजर आया? टू बी ऑनेस्ट तो बहुत फर्क है। अगर हम यूरोप को बेसिकली देखें तो यूरोप में हर फिल्म मेकर को उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। कहीं ना कहीं अगर एक फिल्म मेकर उठ के एक फीचर फिल्म बनाना चाहता है तो वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ सब्सिडीज है, कुछ ना कुछ लाइक ग्रांट्स है, और लोग चीजें प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ फिल्म बनाना कंपैरेटिवली काफी आसान है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही इजी है, बट हाँ काफी आसान है। यहाँ पे ऑनेस्टली उतना लाइक एटलीस्ट मैं अगर मुंबई की बात करूँ तो चीजें उतनी इजी नहीं है। लाइक हम जो फिल्में बनाते हैं चीजें बहुत डिफिकल्ट है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम बॉलीवुड के बीच में है। हर इंसान शूटिंग की बात करो तो पर डे रेट कार्ड आ जाता है। तो इनफैक्ट सबसे मुश्किल भी है यहाँ फिल्में बनाना, और यहाँ महंगा भी है फिल्म बनाना। हालांकि वहां पर अगर आप, जैसे मैं यूएसए की बात करूँ, यूएसए में मैं मानता हूँ हॉलीवुड है और हॉलीवुड के बजट्स बहुत ज्यादा है, बट यूएसए में हर सिटी में एक उनकी खुद की फिल्म इंडस्ट्री बनी हुई है, जो हर सिटी की गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि मतलब हमारी बेसिकली सिटी की फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़े। तो सपोर्ट ग्रांट्स, हर सिटी में कोई बड़ा फिल्म मेकर बैठा है जो स्टूडियो खोल के बैठा है और वो लोकल फिल्म मेकर्स को सपोर्ट कर रहा है, कोई ना कोई वैसे, या तो फंडिंग दे रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है, मौका दे रहा है, कुछ ना कुछ वो कर रहा है। तो ओवरऑल इवन ये कनाडा में भी है। एक्चुअली आप ही बोलो ना, आप फेस्टिवल्स यहाँ चलाते हो, आप इतने फेस्टिवल चलाते हो, आपको क्या सपोर्ट मिला है? मतलब क्या उस लेवल का सपोर्ट मिला है जो जो यूएस जो फेस्टिवल में यूएसए को मिलता है, यूएसए में फेस्टिवल्स को मिलता है, जो कनाडा में फेस्टिवल्स को मिलता है, जो यूके में फेस्टिवल्स को मिलता है, जो जर्मनी में मिलता है, फ्रांस में मिलता है? लाइक इज मतलब टू बी ऑनेस्ट, हमारे एंड अगर कोई गिन चुन के अगर हमें कोई बड़े फेस्टिवल की बात करे, हमारी कंट्री में एक या दो या तीन कोई नाम आएगा, या चार आएगा, जिसमें विक्रांत जी का एक है, ऐसा रहेगा। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर हम यूएसए में, यूरोप में या कनाडा में बड़े फेस्टिवल्स की बात करें तो यार सीधा उंगली पे 20 आ जाएंगे या 30 आ जाएंगे। मेरी फिल्म हॉरर फिल्म है, आपको मालूम है, इसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज में जॉनर फिल्म बोलते हैं। इंटरनेशनली जॉनर फेस्टिवल्स होते हैं जो सिर्फ ऐसे जॉनर्स की मूवी स्क्रीन करते हैं। यहाँ पर इंडिया में इस चीज का नामो निशान तक नहीं है। इनफैक्ट मेरी फिल्म हॉरर एक रिस्की जॉनर है, मैं ये मानता हूँ, बहुत डिफिकल्ट है। कम से कम 100 लोग देखेंगे, 50 डरेंगे, 20 लोग डर की वजह से नहीं देखेंगे, 30 लोग हंसेंगे, ये बहुत कॉमन है। बट ये जॉनर की वजह से मुझे इनफैक्ट यहाँ पर गिन चुन के 4 या 5 लोगों ने ये फिल्म, मतलब चलो आप देख के बुराई करो, लोग देखने के लिए भी तैयार नहीं है, बिकॉज उनको ना हॉरर जॉनर की समझ है, बी उनको ये समझ में ही नहीं आता कि ऐसी फिल्म को मैं बाकी सब फिल्मों के बीच में कैसे डालूं। सो ओवरऑल
एंड अगेन ये चीज मुझे बनाने से पहले मालूम थी, तो मेरा डिपेंडेंसी भी यहाँ बहुत कम था। बट एक विजनरी आदमी चाहिए विक्रांत सर जैसे, जो मतलब ओके जिसको ये बात का जजमेंट नहीं है कि ओके मैं सिर्फ एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म ही लेके जा रहा हूँ, बट हाँ मैं एक ये अलग टाइप की फिल्म भी देखने को तैयार हूँ। मतलब इन्होंने वो फिल्म देखी, ओपन माइंडेडली देखी, ही फेल्ट व्हाट दैट ये फिल्म की वैल्यू क्या है और इसको हम कहाँ लेके जा सकते हैं, क्या इसका कर सकते हैं, या ये फिल्म क्या डिजर्व करती है। एटलीस्ट इनो लाइक इनके अंदर वो एक ओपन माइंडेडनेस थी जो मेजोरिटी ऑफ द लोगों के पास यहाँ नहीं है। आई थिंक तो विक्रांत जी ये सर, आप बताओ, तौहीन नहीं कर रहे सर, बार बार तौहीन कर रहे हैं भारत देश की, बॉलीवुड की तौहीन कर रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं मिलता है, सब्सिडी मिलती सबके हमारे यहाँ भी, आप क्या तौहीन नहीं कर रहे हो, सब्सिडी मिल रही है। मिलती है सर, यानी उनका कहना ये है कि हाँ। वो तौहीन ये नहीं कर रहे, बार बार आप कह रहे हैं कि देश में ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये नहीं होता है, और हमें तो ये समझ नहीं है, क्यों समझ नहीं, स्थिति बनी हमारे देश में। सर स्त्री हॉरर कॉमेडी है, हाँ, बनी, So, horror है ना? या आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन कहीं से फिल्म हिट हुई है सर, चलिए, अम, राज बनी सर हमारी फिल्म, कौन सी? जैसे राज फिल्म बनी, राज- में बनी है, हाँ कहीं पहले कहीं बनती थी, अब थोड़ी कम हो चुकी है। सर प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस देखना चाहती है, हाँ। ठीक है। अब एक स्त्री चली, उसके बाद में हॉरर कॉमेडी की लाइन लग गई, लेकिन एक क्लासिक हॉरर, जैसे मैं बताता हूँ, क्लासिक हॉरर फिल्म है, जैसे भूत है, वास्तुशास्त्र है, रात है, कोई भी स्टूडियो एक ऐसा सब्जेक्ट ग्रीनलिट नहीं कर रहे हैं, बन नहीं रही है वो फिल्म। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, हॉरर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, उसका कॉस्ट ऑफ मेकिंग बहुत कम होता है, और वो फिल्म आप थिएटर में भी देखने जाओगे, वो फिल्म आप ओटीटी पे भी देखने जाओगे। वो फिल्म के लिए कोई स्टार नहीं चाहिए, सिर्फ एक अच्छी फिल्म चाहिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, स्त्री बनी, ठीक है, स्त्री चली, एक हॉरर कॉमेडी है, वो एक अलग जॉनर है, चलो अच्छा है वो हुआ, सब हॉरर कॉमेडी के पीछे भागे, किसी में इतना भी, चलो आप आज हॉलीवुड में ठीक है स्टूडियो सिस्टम है जो फेल हो रहा है, लेकिन कम से कम साल की अगर आप सिर्फ हॉरर फिल्म्स काउंट करोगे कितनी आती है, कम से कम 100 से 200 आती है, और 200 में से ना कम से कम 150 प्रॉफिट में है, बिकॉज उसकी एक ऑडियंस है, फैन बेस है, कॉस्ट कम होता है, लोग जाते हैं। हमारे यहाँ पे गिन चुन के साल की अगर मैं हॉरर फिल्म्स बोलूंगा, ठीक है, और लेट्स से मैं मलयालम को नहीं गिनना चाहता हूँ फिलहाल, उनका वे ऑफ ऑपरेशन बहुत अलग है, लेकिन मलयालम इंडस्ट्री को मैं साइड में रखूं, आप सिर्फ इतना गूगल करो ना, हिंदी हॉरर फिल्म्स 100 से भी कम नंबर है, हाँ, बिल्कुल कम। 1940 से। बट अगर जिसकी एक ऑडियंस है, जिसका एक फैन बेस है, आजकल हॉरर मैं मानता हूँ, देखो हॉरर फिल्म 200 करोड़ नहीं कमाएगी, लेकिन एक 4 या 5 करोड़ की फिल्म 20 से 30 करोड़ जरूर कमाएगी, अगर वो डिसेंट भी बनी हो। तो अगर हमने हिंदी फिल्म बॉलीवुड में 100 हॉरर फिल्म से भी कम बनाई है, हॉरर का एक डेजिग्नेटेड ऑडियंस है, इंग्लिश हॉरर फिल्म्स हम लोग सब देखने जाते हैं, इसका ये मतलब है कि जो मेकर्स या प्रोड्यूसर्स, जो स्टूडियो हेड्स बैठे, उनको हॉरर का नॉलेज नहीं है, उनको ना नॉलेज है कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, ना इस बात का नॉलेज है कि बेसिकली हॉरर सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया जाता है। राम गोपाल वर्मा ने जब भी हॉरर फिल्म्स बनाई, उनका भी सक्सेस रेट 60 to 70% था। विक्रम भट्ट की लास्ट फिल्म जो थिएटर में आई थी, जो हॉरर फिल्म थी, मेरे को पर्सनली वो फिल्म बहुत अच्छी नहीं लगी, बट फिर भी वो फिल्म का भी बिजनेस बहुत अच्छा हुआ। हाँ? नहीं, शैतान भी चली, तो चलो गुजराती फिल्म वश है, उसका रीमेक था, पर वो भी चली। तो मेरा ये पॉइंट है। दोस्तों, यहाँ पे आए हुए सारे मीडिया कर्मी को सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ इस इवेंट के बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आज से 10 साल पहले हम लोग ने इस फेस्टिवल की अभियान की शुरुआत की थी, और लगभग 2 या 4 ही फिल्में थी। आज हमारे कम से कम 13 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ने इस्टेब्लिश कर लिए हैं, और ये हर एक फेस्टिवल में लगभग 400 से 450 फिल्में आती है, लेकिन जिसमें से 95% फिल्में तो इंडिया के बाहर की होती है, 5% फिल्में सिर्फ इंडिया से आती है। लेकिन इन सारे 5% फिल्मों के अंदर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि जो नॉन स्टार कास्ट फिल्में हैं, जिनके अंदर स्टार कास्ट नहीं होती है, लेकिन उसकी मेकिंग बहुत अव्वल दर्जे की होती है, उन फिल्मों का जो हश्र होता है ना, वो बहुत ही बहुत भयानक होता है। वो चीज़ें या तो यूट्यूब पे रह की जाती है, या तो फिर स्टेटस पे, या तो फिर फेसबुक पे प्रमोट होती है, और उन फिल्म मेकर्स को, उन नए कलाकारों को, उन राइटर्स को ब्रेक नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री या हमारे वो लोग इसके लिए शायद रिस्पॉन्सिबल है जो 100 साल से इस इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं, क्योंकि हर एक उभरता नया कलाकार हो, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, वो एक लेवल तक तो जाता है, उसके बाद में पता नहीं उसके साथ में ऐसा क्या ट्रैप हो जाता है कि वो सारी चीज़ें बिखर जाती है, और हम समझ नहीं पाते कि उसके साथ में आखिर में हुआ क्या, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर कोई और। तो मैं नहीं जानता इसके पीछे की कहानी क्या है, लेकिन मुझे जो लगा, तो मैंने एक अभियान की शुरुआत की है, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन, और इसके ज़रिए मैं इंडिया के बेस्ट में बेस्ट जो शॉर्ट फिल्म मेकर है, जो छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, नए स्टार कास्ट को लेके, नए थीम्स, नए डिज़ाइंस को लेके,
तो मैंने ये प्रॉमिस किया है कि हर साल इंडिया के बाहर जो फिल्में जाएगी लेकर, तो इसके अभियान की शुरुआत हम लोगों ने अभी 2019 में की थी और गए 7 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। इस बार कांस ने हमको इंटरनेशनली वो लोग ने ऑनलाइन सेशन बंद किया, इसलिए हम लोग ने फिजिकल सेशन शुरू किया है और इस बार भी हम लोग वो 11 धमाकेदार फिल्म मेकर को लेके जा रहे हैं और वो 11 के 11 फिल्म मेकर आज यहाँ पे आए हैं, तो प्लीज़ इन फिल्म मेकर के लिए तालियां हो जाए। अच्छा, बोले तो आप कैसे होते थे? आपने कहा कि आप लेके गए कांस में, तो कैसे आप करते हैं? क्योंकि कई सारी फिल्म आती होगी आपके पास, कैसे इन 11 लोगों को चुना आपने? कहे चयन किया इन 11 फिल्मों का? देखिए क्या है कि हमारे फेस्टिवल के अंदर हर साल जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें से टोटल लगभग 100 लोगों को हम लोग फेलिसिटेट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, जिसका वजह से इंडिया से जो 35 फिल्म मेकर चुनते हैं उस हर 35 में से 1-2 फिल्म मेकर हम लोग निकालते हैं। तो हमारे 12 फेस्टिवल है, तो उसमें से हम लोग फिल्टर करके 11 से 12 फिल्में हम लोग इस साल लेके जा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज हर फेस्टिवल से एक फिल्म हम लोग क्लेरिफाई की है। और ये जो फिल्म मेकर है ना, अगर हर साल हम लोग ने ये 11 फिल्म मेकर को लेके जाते हैं तो आने वाले 5 साल में बॉलीवुड में लगभग 70 से 80 ऐसे फिल्म मेकर्स खड़े हो जाएंगे और उनकी फिल्मों के अंदर के 4-4, 5-5 कलाकार बोले तो लगभग 100-150 अपने खुद के कलाकार खड़े हो जाएंगे और आने वाले 3 से 4 साल में या 5 साल में एक नई पैरेलल सिनेमा खड़ा होगा जो अमोल पालेकर ने खड़ा किया था राजेश खन्ना और एंग्री यंगमैन के अगेंस्ट में, और है ना फारूक शेख, अमोल पालेकर, जिनकी फिल्में वो छोटे छोटे बजट की थी लेकिन आज भी वो फिल्में बहुत बड़ी यादगार बन गई है। और हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मैंने ये कार्यवाही की छेड़छाड़ की है और इसके अंदर मुझे वेद का और पार्था जैसे कलाकार जिन्होंने बैंग बैंग से लेकर हीरोपंती में बहुत अच्छे किरदार निभाए, तो इसी अपने क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हुए मैं पार्था पे लेकर आ रहा हूँ। पार्था इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करने के बाद में जब आपने वेद के साथ जो काम किया तो उसका वो एक्सपीरियंस आपका क्या रहा कि इतनी बड़े बैनर और एक ऐसा फिल्म मेकर जो आने वाला स्टार है, जो मुझे पता है। जी देखिए, कोइंसिडेंस है कि वेद को मैं आप ही के फेस्टिवल में मिला। अच्छा। और आपके फेस्टिवल के बाद हमने हमारे फेस्टिवल का फायदा हुआ। हाँ जी, हाँ, फेस्टिवल का फायदा मतलब फिल्म में भी हुआ और फिल्म के बाद भी हुआ। और यू नो वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। हम लोग फिल्में डिस्कस करने लगे और कहीं हमने देखा कि हमारी सोच सिनेमा के बारे में मिलती जुलती है कि कमर्शियल सिनेमा से बेशक हमें पैसे मिलते हैं, प्यार मिलता है, रिकग्निशन मिलती है, बट यू नो एक जरिया होता है टू गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम सिनेमा। तो ये मुहिम छेड़ी है विक्रांत जी ने, तो यू नो वी आर really lucky to get this opportunity and we will definitely try and make good cinema and try to reach a wider audience worldwide. फाइनली प्लेटफॉर्म पे ये आएगी फिल्म किस फेस्टिवल में? अगर बात करें, आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती, तो ऑडियंस तक पहुंचाने का क्या आपने रोड मैप? मेरा ये नहीं था कि ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती है, मेरा ये था कि वो बन नहीं रही है। अगर ये जॉनर की फिल्म्स और बनेगी, ऑडियंस है, तो अभी तक ये कोई प्लेटफॉर्म पे तो नहीं आ रही है। हम लोग का फेस्टिवल रन चल रहा है, जो नेक्स्ट हमारी स्क्रीनिंग है जो सबसे बड़े फेस्टिवल पे, लाइक वर्ल्ड के सबसे बड़े फेस्टिवल कांस में हो रही है, थैंक्स टू विक्रांत जी। 15 को हो रही है, 15 को 6:15 बजे फ्रांस में वेद की फिल्म स्क्रीन हो रही है। और कितने फेस्टिवल में आने वाली है? सो इसके पहले सो बेसिकली हमारा प्रीमियर जो वर्ल्ड प्रीमियर हमारा अमेरिका में हुआ था, चैनलो फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ पे ये फिल्म को बेस्ट हॉरर फिल्म का अवार्ड मिला था। एंड अभी मैं मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े जॉनर फिल्म फेस्टिवल जो उसका नाम हार्डलाइन है, जो जर्मनी में होता है रेन्सबर्ग में, ये फिल्म की स्क्रीनिंग वहाँ पे भी हुई थी। फिर उसके अलावा यूएस में और फेस्टिवल्स में हुआ है, साउथ अमेरिका में हुई है, इवन डेनमार्क में हुआ था। तो ओवरऑल लाइक ये फिल्म का अभी तक फेस्टिवल रन चल रहा है ना। अभी ये फिल्म का सबसे बड़ी स्क्रीनिंग अभी 15th को होने वाली है एंड उसके बाद में इसका फेस्टिवल रन कंटिन्यू होगा। एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहोगे कि बॉलीवुड के अंदर क्या बदलाव होना चाहिए? मैं आपकी तरफ से भी सुनना चाहता हूँ और वार्ता की तरफ से भी। ओके, मैं बदलाव की तो सिर्फ एक ही बात क्या बदलाव आना चाहिए हमारे? आई थिंक हमारे फिल्म मेकर्स, हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। बदलाव ये होना चाहिए कि अगर बॉलीवुड आपकी फिल्म नहीं बना रहा है तो या तो आप घर पे बैठो, रोना चालू करो, ये बोलो कि अरे यार ये इंडस्ट्री गलत है, ये है वो है वो है, वो तो बोलो, लेकिन बोलने वाले की कोई बात नहीं सुनता है। आप कैमरा उठाओ और पिक्चर बनाओ, सिंपल। आज कल पिक्चर बनाने के लिए बजट नहीं चाहिए, आज सिर्फ एक फोन है, दिमाग है,
स्क्रिप्ट है और अच्छे एक्टर्स तो आसपास आ जाएंगे। तो मैं हर फिल्म मेकर को ये बोलूंगा, हारो मत, हार को हराओ, नंबर 1 थिंग। तो इट्स लाइक बनाओ अपनी फिल्म। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि कुछ टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है ना कि वो बेसिक, मतलब ये गलती मैंने भी की है। मेरा ये होता था, पिक्चर नहीं बनती थी, सिस्टम में पिक्चरें बंद हो जाती थी, तो आप सिर्फ सिस्टम को गाली देते हो। फिर मेरा ये बोलना है कि गाली तो दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट काम करो, काम से गाली दो, मतलब काम से प्रूव करो कि ओके सिस्टम इज रॉन्ग। एंड ऑनेस्टली ये हर जगह होता है। आप 2-3 फिल्में बनाओगे, उन फिल्मों को राइट आईबॉल्स मिलेंगे, कहीं ना कहीं सिस्टम भी आपके साथ आगे जुड़ ही जाएगा। इनफैक्ट आगे जाके तो सिस्टम आपके साथ ऐसा जुड़ेगा जहाँ पे आप सिस्टम से ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से जस्ट कंटिन्यू मेकिंग फिल्म्स, मैं तो इसमें मानता हूँ। मुझे तो ऑनेस्टली अभी भी मेरी फिल्म देख के लग रहा है यार नहीं यार, और बेटर होनी चाहिए, और मेहनत करूंगा। नेक्स्ट फिल्म अभी जो मेरी बननी है उसमें मैं 10 गुना और मेहनत करूंगा। ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए, बनाना कभी मत बंद करो, बिकॉज वो आर्टिस्ट को मार देता है। हॉरर फिल्म बनाएंगे आप? नेक्स्ट फिल्म मेरी एक्चुअली हॉरर फिल्म नहीं, साइलेंट फिल्म है, मतलब ड्रामा साइलेंट फिल्म है। उसके बाद में जो मेरी फिल्म एक जो अभी मेरी राइटिंग चल रही है, इट्स अ थ्रिलर, साइको किलर थ्रिलर है। हॉरर ऑनेस्टली बहुत मैं गट्स के साथ मैंने बनाई। ऑनेस्टली पार्था रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। बीच में इनफैक्ट पिक्चर स्क्रिप्ट हमारी हो गई थी, ये एक्टिंग कर रहे थे, मैं इनको ऐसे एक दिन कॉफी पे मिला और मैंने बोला यार सोच रहा हूँ नहीं बनाता हूँ, डर लग रहा है, मतलब कभी बनाई नहीं थी इसके पहले। और एक दो ज्योतिषी ने बोला था हॉरर से दूर रहना, यू नो तो मैं अभी ज्योतिषी हॉरर से दूर रह रहे हैं। सो मुझे बहुत डर था, मतलब यार कर दूंगा कुछ बैड लक आ जाएगा या आ जाएगा। तो मैं पार्था बोला था एक काम कर, बैठा था एक दिन कॉफी पी रहा था, ये छोड़ मस्त रोमांस फिल्म बनाते हैं, देखो लेता हूँ 2-3 हीरो लेता हूँ, 2-3 हीरोइन लेता हूँ, गाने बनाता हूँ, छोड़ ना क्या करना है सब। तो पार्था ने 1 मिनट रुक, इधर रुक, मेरे को ऐसे बोला यहाँ देख वहां देख, और मोबाइल से फोटो लिया। तो कौन है ये, मतलब ये तो मैं हूँ। बोलते नहीं ये फ्यूचर का स्टैनली क्यूब्रिक है। स्टैनली क्यूब्रिक एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फिल्म मेकर है। एंड उसके बाद में बेसिकली तो पार्था ने बोला जब ये नहीं डरा हॉरर, जब स्टैनली क्यूब्रिक नहीं डरा हॉरर बनाने से, तो ये फ्यूचर वाला क्यों डर रहा है। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस आया, नहीं यार चल अब बनाते हैं, लेट्स गो ऑल आउट एंड लेट्स मेक द बेस्ट फिल्म पॉसिबल। पार्था ये भी है बॉलीवुड में से हॉरर फिल्म बनती है। वेद के बारे में आप लोगों को दोस्तों को बता दूं कि वेद एक एड फिल्म मेकर है और शायद ही कोई स्टार है जिसके साथ में वेद ने काम नहीं किया है। और इन्होंने फिल्म की दुनिया में जो कदम रखा है, 5 साल से वो हमारे हर फेस्टिवल से एसोसिएट होता है किसी न किसी रीजन से। तो वेद एक क्या बोलना चाहोगे इस 5 साल के एसोसिएशन में, आपने क्या सीखा या क्या मिला? मुझे तो बहुत कुछ मिला आपसे। नहीं मेरी लाइफ बदल गई, टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट एड फिल्म्स में जर्नी बहुत अच्छी थी, बट जब फिल्म की दुनिया में आया यू नो बहुत ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत तकलीफें आई, बहुत रुकावटें आई लाइफ में। एंड एक चीज मैं विक्रांत जी को हमेशा बोलता हूँ, कुछ हमारी बात हुई, इन्होंने इनके फेस्टिवल्स में मैं पहले से भी जुड़ा हुआ था, बट मैंने कोई एक रोमांटिक कॉमेडी पिक्चर बनाई थी लाइक विद अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, और जो मैंने कभी कॉल किया, इनको दिखाया, इनको बहुत अच्छी लगी। अंकल ऑन द रॉक्स। अंकल ऑन द रॉक्स तो पहले थी बेस्ट शॉर्ट फिल्म एवर, अच्छा, बेस्ट शॉर्ट फिल्म एवर जो आपने देखी। और उसके बाद में जो एक इनके साथ मेरी जर्नी चालू हुई, यू नो जो बेसिकली पहले वो फिल्म मेरी स्क्रीन हुई एक फेस्टिवल में, फिर एक मेरी दूसरी फिल्म एड्रेनलिन हुई जो इनको अच्छी लगी, जो फिर कांस के एक ऑनलाइन एडिशन में भी सिलेक्ट हुई थी। और उसके बाद में इनका हाथ जैसे मेरे सर पे आया, मतलब सिर्फ इनके साथ नहीं बट इवन दूसरी जगह मेरी मतलब बहुत लाइफ बदल गई। मतलब मेरी फिल्म्स ऑटोमेटिक, वो क्या होता है ना कि एक बार एक एनर्जी क्रिएट होती है तो वो एनर्जी हर जगह स्प्रेड हो जाती है। और मेरी फिल्म्स फिर मतलब इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ स्टुटगार्ट, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न कोया फिल्म फेस्टिवल, यू नो जो मैं इसका बोल रहा था लाइक इवन जो स्टोलन फ्यूचर का था, एक यूएस में बहुत बड़ा फेस्ट है पैनिक फेस्ट, लाइक वो करते 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 मतलब ऐसा हो गया कि लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है मैं हॉलीवुड से बस 10 कदम दूर हूँ। पहले तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं आसपास आ भी सकता हूँ। वहां तक पहुंचने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ लाइक हाथ है, वो इनकी वजह से हुआ है। मैं हमेशा ये क्रेडिट इनको देता हूँ उसके लिए। आपको डर लगे आरे कॉलेज, हाँ आपको डर लगे आरे कॉलेज निकलने? पार्था, आप क्या आरे चाहते में हो से कि निकलने। बॉलीवुड में हमारे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए जिससे कि नए फिल्म मेकर्स, नए कलाकारों को रास्ता खुल जाए? मुझे लगता है बेसिकली ना एक कॉमन कनेक्ट जो एक्टर्स के साथ होता था ना वो मिसिंग है अभी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन ऑफ सिनेमा। अभी सब बना बनाया लोगों को मिल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा अवेयरनेस लोगों को कम हो रहा है। मतलब सर ने जब कहा राजेश खन्ना
तो जब सोशलिस्टिक मूवमेंट थी 50s में, तो हमारे एक्टर्स गुरुदत्त साहब और राज कपूर जी ऑडियंस से बहुत क्लोज थे, यू नो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, या मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उसके बाद रिवोल्ट आया, उसके बाद रोमांटिक्स आए, तो दिलीप साहब और राजेश खन्ना जी ने रूल किया। तब रेवोल्यूशन आया, एंग्री यंग मैन, तो धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन, एंड देन यू नो विनोद खन्ना एंड शत्रुघ्न सिन्हा। फिर डिस्को आया, मिथुन, फिर अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ एंड बोफोर्स और लालू प्रसाद यादव जी के एंट्री के बाद गोविंदा जी ने लाइमलाइट हासिल किया। आज हमें कॉमन कनेक्ट किसी हीरो के साथ नहीं मिल रहा है कि आज बच्चे बड़े होके कहे कि यार मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनना है, या मुझे यू नो वासीपुर जैसी फिल्म करनी है। वो एक कनेक्ट चला गया, एंड दैट इज बिकॉज वो भूख नहीं रही। सब अभी ना आप सेंसेशनलिज्म के नाम पे कर रहे हो। तो दो टाइप का सिनेमा होता है मुझे लगता है, दो टाइप की फिल्म्स बनती है। एक होता है सिनेमा विच इज टू एंटरटेन, एक होता है मूवीज टू मूव पीपल। तो हमने ये अभियान छेड़ा है कि भाई हमें पैसे तो मिल रहे हैं कमर्शियल सिनेमा से, बट हम हमारी सोच कैसे लोगों तक पहुंचाए। तो दैट जॉब इज थ्रू मूवीज। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मूवीज इज टू मूव पीपल इन अ गुड वे और बैड वे, एंड जस्ट let them think and make them more aware of cinema. ओके सर, Thank you. थैंक यू सो मच। पैसा कौन लगाएगा? नॉन रिफंडेबल, क्योंकि क्या है कि सामाजिक मुद्दे पे पैसा रिकवर करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर आप इसको इंटरनेशनल कंटेंट को समझ जाए कि इंटरनेशनल रिकवरी कैसे होती है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में अक्सर दो ही चीजें हीरो होती है, एक है डायरेक्टर और दूसरा है आपका कंसेप्ट, आपकी कहानी, आपका मुद्दा। तो सबसे पहले बताइए सर, एज ए प्रोड्यूसर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो ओसीडी का कंसेंट है, जो ये कंटेंट है, इसको जब पैसा लगाने की बात आई तो रिटर्न का आपने सोचा या नहीं सोचा, या कोई अंदरूनी कुछ सोचा हुआ है? मीडिया भी कुछ ही पूछेगी आपको। नहीं, डेफिनेटली क्योंकि इसमें ओसीडी का मतलब जो था, हमने जब उसके बारे में रिसर्च किया था तो उसमें लगा कि ये लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो कि माँ बाप भी पहचान नहीं पा रहे बच्चों के प्रॉब्लम्स को। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम जज करना जो है ना, करते हैं कि भैया नहीं, अरे इसको तो ऐसे ही हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, दिमाग में वहम होगा, कुछ भी रहे। मगर क्या होता है, कुछ चीजें जो होती है ना, एक वक्त आने के बाद में उनकी बहुत बड़ी बीमारियों में, कैंसर में, इसमें बहुत सारी बीमारियों में वो कन्वर्ट हो जाता है। तब सोचा कि एक समाज के लिए जो है हम कुछ इस तरीके से कुछ ये करें कि पैसा तो सब कमा रहे हैं, मगर समाज में एक ऐसा चीजें हम दे जिससे कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में चेंजेस है। ये पिक्चर बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही बड़ा रीजन था। अच्छा हनीफ सर, एज अ राइटर आप जब ने इसको लिख रहे थे तो बताइए कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये कहाँ से आपके दिमाग में कंसेप्ट आया? क्योंकि ओसीडी से अनगिनत लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर मूवी बनाने की जो प्रयास की है, इसके पीछे की कहानी क्या है, या क्या बताना चाहते हो? आज मीडिया के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि आपका ये फुटेज हो सकता है इंटरनेशनल लेवल तक जाए, हो सकता है एक भी इंसान की ज़िंदगी में उजाला आए, तो वो चीज़ें सफल हो जाएगी हमारी। तो बेसिकली 30 साल का मेरा टीचिंग का करियर रहा है। पर्सनल डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह कोर्सेज में बच्चों को लेता था, पेरेंट्स को भी लेता था। तो मैंने 30 साल में ऑब्जर्व किया है कि जो ब्रोकन फैमिली होती है, या मतलब मम्मी डैडी के बीच में आपस में कुछ प्रॉब्लम होता है, झगड़े होते हैं, या वन पेरेंट वाला होता है, तो उनके बच्चों में अक्सर ओसीडी पाया जाता है। अगर नॉर्मल फैमिली रहेगी तो ओसीडी जनरली नहीं मिलता है। ये मैंने नोटिस किया। फिर पढ़ाई के दौरान मैंने बच्चों को हरकतें करते देखी इस तरह से। और सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जैसे मैंने कहा कि 30 सालों से मैं देख रहा था, तो इस वक्त सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह था नहीं, और बच्चों को अवेयरनेस नहीं था, पेरेंट्स को अवेयरनेस था कि कोई मेंटल बीमारी है। जैसे आपने देखा होगा, इसमें लिखा है, डॉक्टर पूछती है कि इतने साल आपने किया, कुछ क्या किया? तो बोलता कुछ करना भी था क्या? किसको नहीं पता था कुछ मेंटल डिजीज है क्या है। फिर बोलती, जब बताती कि ओसीडी है, तो बोलता अभी उसकी वाइफ भी समझाती कुछ तो है, कि कोई लोग शुरू में पिक्चर में बताया कि स्लम एरिया से है, फिर शहर में जाते हैं, तो उनके कल्चर में ये नहीं है कि ये मेंटल प्रॉब्लम क्या है, बार बार क्यों कर रहा है। उसको वहम हो गया इसके कजिन के बोलने पर, जबकि बाल नॉर्मल आते तो नॉर्मली होते हैं, फिर मुरझा जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस लिया था। और तब उसको जब डॉक्टर को एक्सप्लेन करती कि क्या है, तो मुझे ऐसा लगा ये बातें दुनिया को पता होनी चाहिए, इसलिए ये लिखा मैंने। अच्छा सर, देखा आपके प्रोफाइल में हम लोग ने पढ़ा था, जो आपकी मूवी आई थी हमारे पास फेस्टिवल में, तो आप इसकी कुछ सीरीज बनाने वाले हो। जो आपका ये रिसर्च है 30 सालों का, कि ओसीडी का जो दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है,
तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आप जो सीरीज लिख रहे हो वो कौन सी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हाँ जो कंप्लीट मतलब कि एक सिनेमा बनने वाला यस है। यस थैंक यू। हम्म। ये मूवी 5 सेकंड पहले बंद कर दिया हमने। हम्म। 5 सेकंड जो बंद हुआ उसमें डॉक्टर पूछती है हनी से हम्म। कि व्हाट अबाउट अल्कोहल, शराब के बारे में क्या, तो चौंक जाता है, फिर मूवी एंड होती है। हम्म। तो आमतौर पर ये देखा गया है कि जब ओसीडी कंपल्सिव जब बिहेवियर होता है ना, तो कोई दोस्त या कोई कजिन उसको थोड़ा पिला देता है तो उसको रिलीफ लगता है, उस दिन वो आईना चेक नहीं करता है, नॉर्मल रहता है, फिर सुबह वो शुरू कर देता है चेक करना, फिर रात को पी लेता है, तो 2-3-4 बार पीने का हैबिट हो जाती है, एडिक्शन। तो इसका सेकंड पार्ट का नाम है एडिक्शन, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है कि एडिक्शन लोग, एडिक्टेड लोग कैसे बनते हैं। नॉट नेसेसरी कि सब ओसीडी वाले एडिक्टेड बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता है। फिर वो एडिक्शन से निकलता कैसे, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल तो मैं नहीं बोलूंगा, वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आपको एडिक्शन छोड़ दे। तो अवेयरनेस से एडिक्शन निकल सकता है, कोशिश से नहीं निकलता है। फिर वो लोग समाज उसको दारू पीता है, ये करता है, इतना करता है, उसके हाथ ही में नहीं तो कहां से छोड़ेगा, उसके हाथ में होना चाहिए ना, शराब छोड़ना, तंबाकू छोड़ना। तो सेकंड प्रोजेक्ट है एडिक्शन, एडिक्शन है। और जब वो निकल जाता है तो थर्ड है अवेयरनेस। अवेयरनेस, हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, अब ना शराब पे डिपेंड है ना उसको ओसीडी हो रहा है, एक नॉर्मल जिंदगी जैसे जीते हैं। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो ओसीडी, अवेयरनेस एंड एडिक्शन, ये तीनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। यस, आपस ये में तीनों, किसी भी इंसान को ये तीनों चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। एडिक्शन का तो मैं श्योर हूँ कि अवेयरनेस से ही छूटेगा। जैसे रोशनी, अंधेरा जब होता है ना, उसको आप हटा नहीं सकते हो, उससे लड़ नहीं सकते हो, उसका एक ही तरीका है कि आप रोशनी को बढ़ाओ, जितनी मात्रा में रोशनी बढ़ेगी उतनी मात्रा में अंधेरा कम होगा। तो एडिक्शन जो है ना, वो अवेयरनेस से कम होता रहेगा, उसको छोड़ दोगे तो छूटेगी नहीं, छूटेगी तो बॉडी में अंदर अलग तकलीफ हो जाएगी। अच्छा अरसलान, एज अ लीड एक्टर, हर कोई जो एक्टर है लॉन्च होने के पहले या तो फीचर फिल्म में लॉन्च होना चाहता है या किसी रोमांटिक सब्जेक्ट में लॉन्च होना चाहता है। तो आपने एक तो शॉर्ट फिल्म चुनी खुद को लॉन्च करने के लिए, और दूसरी बात इतना एक डार्क सब्जेक्ट चुना, तो इसके पीछे एज अ एक्टर आपका क्या विजन था, क्यों चुना आपने इसको? आई थिंक हर एक एक्टर के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट होना, एक अच्छी स्टोरी होना, उससे बड़ी बात कोई नहीं होती। कोई भी एक एक्टर को एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो भी शॉर्ट फिल्म हो, फीचर फिल्म हो, बॉलीवुड हो, वो शायद सेकेंडरी है। एक अच्छी स्क्रिप्ट होना, एक अच्छा कैरेक्टर होना जिसमें उसको जाना है, आई थिंक वो उसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। और ये जब स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा और मैंने पढ़ा, और मेरे फैमिली वालों ने पढ़ा, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और मैंने पढ़ते साथ सोचा कि यार ये मुझे फर्स्ट मूवी मेरी यही चाहिए। तो इसके आगे की आने वाली जो सीरीज है उसके लिए आपकी क्या तैयारी चालू है, कि आप क्या उसके ऊपर वर्क कर रहे हो? जैसे कि यही जो मैंने ये कैरेक्टर किया, तो वही कैरेक्टर को मैं और डेप्थ में कैसे जाऊँ, ये कैरेक्टर और मेरे एज अरसलान दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, मैं वो ढूंढता हूँ मोस्टली, और वो मुझे और ट्रूथफुल रहने के लिए वो करती है। तो मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ और वो स्क्रिप्ट पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो आपका जो सपना है वो एक बहुत अच्छा एक्टर बनने का या हीरो बनने का? आई थिंक एक्टर बनने का, और हीरो मतलब हीरो भी तो एक्टर ही है, खाली मेन लीड है। तो अगर मेन लीड को हम हीरो बोलते हैं तो हाँ, हीरो बनने का। वेरी गुड। अच्छा यूसुफ भाई, एज ए प्रोड्यूसर आप आगे की सीरीज पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। पहले मूवी अभी तो फेस्टिवल घूमना शुरू की है और इसकी बहुत धमाकेदार ओपनिंग हो रही है कि कांस में आपका वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, रिकवरी का पता नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपने ब्लाइंडली ये कमिटमेंट कर दिया कि आगे की सीरीज भी आप सब प्रोड्यूस करोगे। तो किसी भी एंगल से आपको फाइनेंशियल रिकवरी का कुछ आ नहीं रहा आपके दिमाग में, या यहाँ पे बैठे और डायरेक्टर भी आपको आगे बाहर आगे कॉन्टेक्ट नंबर ले तो उनको फाइनेंस करो, ये क्या आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि यहाँ पे 11 के 11 भूखे शेर है जिनके पास में एक से बढ़कर एक कंटेंट है, पैसा लगाने वाला कोई नहीं है। सब लोग बाहर जाके नंबर ले लेना। इसमें एक ही चीज मैंने देखी थी कि लाइफ में सबका एक गोल होता है कि खुद के लिए बहुत कुछ करना, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह सब। उसके बाद में जो होता है ना, जैसे अभी हमारे में अगर कहा जाता है कि ऊपर वाले ने अगर आपको कहीं पे भेजा है जमीन पे, तो वो उसका कुछ ना कुछ काम करने के लिए भेजा हुआ है। वो लोगों की जिंदगी में चेंजेस लाने के लिए जो है ना, पैसा डेफिनेटली सबको कमाना है। और मुझे यहाँ तक लगता है कि इस चीज में आज आप बोल रहे हो कि इसमें पैसा कम मिलेगा, रिकवरी होगा नहीं होगा, मैं नहीं जानता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रिकवरी होगा।
क्योंकि सामाजिक मुद्दों पे लोग आज के दौर में काम करना ही नहीं चाहते। जो भी चीजें अगर आप देखोगे तो पैसा देखिए, करोड़ रुपए में भी पिक्चर बनती है, 5 लाख में भी बनती है, 50 लाख में भी बनती है, 5 करोड़ और 100 करोड़ में भी बनती है। मगर होता क्या है उसमें, कंटेंट ही तो होता है ना, कि लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस आना चाहिए। हर एक आदमी फिल्म जो बना रहा है, पहला मकसद होता है पैसा रिकवर करना है, मगर आज रिकवर नहीं होते हुए भी अगर किसी की जिंदगी में चेंजेस आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह से ऊपर वाला जो है ना आपकी हेल्प कर देता है। ये बहुत अच्छी बात बोली सर ने, बहुत अच्छी, कि ये हर कंसेप्ट की, हर बिजनेस की जो रिकवरी है सिर्फ पैसे में नहीं देखी जाती है, ब्लेसिंग में भी देखी जाती है, लोगों के बदलाव में भी लेके जाती है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे, एक आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हो आज के इंडस्ट्री को, आज के युवाओं को या फिल्म मेकर्स को एज ए प्रोड्यूसर, ये बताइए, मीडिया के जरिए आप बताइए। देखिए, जहाँ तक अभी हमारी ये शुरुआत है तो हम तो डेफिनेटली चाहेंगे कि आगे और नए नए चीज़ें जो है, अच्छी फिल्में हम लेके आए। जैसा भी हमारा और 5 प्रोडक्ट करने का जो है प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं इसी से रिलेटेड में, और मे भी हो सकता है कि बहुत जल्द जो है आपके सामने वो भी चीज़ें जो है ना आ जाएंगी। हिम्मत नहीं हारना है इसमें। लोग बहुत आपको नेगेटिव करेंगे कि शॉर्ट फिल्म्स में पैसा रिकवरी नहीं होता है, आप भी जाओगे देखोगे उसके बाद छोड़ दोगे, आपका नाम नाम अगर हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कि आपका रिकवरी दूसरे एंगल से कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। ये मैं आप सबको कहना चाहूंगा, हिम्मत मत हारना। सर आप एज अ राइटर क्या बोलना चाहोगे? बस जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर सर हैं और राइटर है, ये कहूंगा कि कमर्शियल तो बनाइए, लेकिन ज्यादा करके जो जेन जी हमारी है और ये जो यंग जनरेशन है उनको ये मैसेज कुछ ना कुछ देते जाए अपनी फिल्मों में, ताकि उनका कॉन्फिडेंस रहे और देश के लिए कुछ पॉजिटिव कर सके। जैसे एक मैसेज था, जैसे हम लोग जब यंग थे तो हमारे स्टाइल ऐसा ऐसा होता था, ऐसा बालों का ऐसा। आजकल के बच्चे जो ना आईने में ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा मतलब क्या चेक करते रहते हैं, आपने देखा होगा बाल को चेक ही करते रहते हैं। एक अनजाना सा वहम सबको है, डर सबको है, लेकिन पता ही नहीं है क्या डर है वो, कि मेरे बाल ऐसे ही दिखते हैं, जिम में जाते हुए ऐसा हो जाते हैं। तो यंग जनरेशन को ऐसा था कि एक बस मैसेज मिल जाए। तो यही मैसेज देना चाहूंगा मेरे साथी जो भी यहाँ पे राइटर्स है, डायरेक्टर्स है एंड प्रोड्यूसर, के कंटेंट में कमर्शियल तो बनाना ही वैसे जैसे कहा है, साथ में मैसेज देना स्ट्रॉन्ग, कि ये समझ जाए कि ये प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली वहम था। ये एक मैसेज था मेरा। थैंक यू। हमारे तरफ से एक गिफ्ट है सर, आपने भी हम लोग ने देखा, चाहे वो बैंग बैंग हो या हर फिल्म के अंदर हीरोपंती हो, तो सर इतने खौफनाक और डरावने चेहरे के पीछे एक इतना इमोशनल इंसान जो छुपा हुआ है, तो इसका क्या ताल्लुक है बोलो तो? आपने आपको इतना डरावना बना के रखा है, ठीक है, और जिस तरह के किरदार करते हो, और उसके एकदम ऑपोजिट इतनी सेंसिटिव और इतनी इमोशनल चीजों में आपने हाथ डाला है, तो इसके पीछे की कड़ी क्या है सर? सर 2 ही डिफरेंस है। एक तो पैसे की भूख आदमी को खूंखार बना देती है और काम की भूख ये करवाती है। तो यही है बेसिकली कि जो दिल का कॉलिंग है। लॉकडाउन के बाद मैंने देखा कि लोग अपनी सेंसिटिविटी खो गए थे। मैंने एक फिल्म की विजय 69 यशराज की, जिसमें ये एक्ट्रेस हमें मिली, शी इज an 87-year-old child, and I discovered that people are more interested in limelight than seniors. And then I discovered, मैंने इसका पूरा इसकी समीक्षा की, and I figured out that people are ignoring their senior citizens at home and they wait for them to die. तो I saw the irony in this कि मुझे लगा कि भाई कोई मेंटली अफेक्टेड है तो मेंटली अफेक्टेड कौन है? वो विक्टिम है बेचारा जिसे पता ही नहीं है वो बीमार है, या आप लोग जिनका दिमाग सही जगह है वो ऐसी हरकतें करते हैं? तो आई थॉट देयर इज अ नीड टू डू सच काइंड ऑफ सिनेमा, और वहां से ये सिनेमा पनपा, ये कहानी पनपी। अभिजीत ने मेरा बहुत साथ दिया। आई डिड अ फिल्म, शॉर्ट फिल्म, उसमें मुझे हरलीन मिली, एंड हरलीन के साथ मैंने ये फिल्म नरेट की, एंड इट वाज अ चैलेंजिंग रोल। मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं फिल्म के बारे में बिकॉज आई वाज वेरी इमोशनली इन्वॉल्व्ड इन दैट, बट हैट्स ऑफ टू हर फॉर पुलिंग दिस ऑफ एंड हेल्पिंग मी अचीव दिस फिल्म। दोस्तों, पार्था ने एक बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल बात कही है कि
जो अपने माँ बाप होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी उंगली पकड़ के वो चलना सिखाते हैं, हमारे हर सवालों का जवाब देते हैं, बहुत सारी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, खुद कपड़े नहीं खरीदते लेकिन हमारी छोटी छोटी जरूरतों को पूरे करते हैं। और ये सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद जब एक सर्कल बनता है, हमारा भी एक लाइफ पार्टनर बनता है, हमारे भी बच्चे हो जाते हैं, तो वो बूढ़े माँ बाप फिर वो बच्चे हो जाते हैं। और जो बात इन्होंने कही कि फिर कुछ लोग हैं जो फिर इंतजार करते हैं कि कब ये प्रॉब्लम चले जाएगी, कब ये मर जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गए 7 से 8 सालों के अंदर हमारे इंडिया के अंदर वृद्धाश्रम जो है उसका रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बहुत मल्टीपल वृद्धाश्रम खुल चुके हैं और बहुत सारी ज़्यादा तादाद में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि ऐसे भी वो लोग उन्हीं लोगों के साथ में तो खुश रहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से बात करने दी कहा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो बूढ़े लोगों के साथ ही खुश रहते हैं, तो वृद्धाश्रम कोई बड़ी बात नहीं है करके वो उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर बचपन में अगर वो बोलते कि बच्चे बच्चे के साथ ही खुश रहते हैं और वो अनाथ आश्रम में डाल देते हैं तो कैसा लगता। तो पर्था, थैंक यू सो मच कि आपने जो इतने सेंसिटिव चीज को हाथ डाला, क्योंकि जिंदगी वो छोटी है और जब इस सर्कल रिवर्स हो जाता है और माँ बाप अपने आप को हताश पाते हैं, क्योंकि वो तो ऊपर ही से बोलेंगे कि मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, इस फिल्म में सारे किरदार सावित्री से रिलेटेड है, तो कोई ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, सारे ग्रे होते हैं, सभी गलतियां करते हैं, पर एक्चुअली हीरो वो होता है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। जैसे सर ने कहा पिछली फिल्म जब मैं देख रहा था तो उन्होंने कहा कि जेन जी, तो आई थिंक वी आर प्रिविलेज दैट जेन जी इज द ओनली जनरेशन नाउ दैट कैन गिव बैक टू देयर पेरेंट्स, यू नो। आपके पेरेंट्स ने आपका ख्याल रखा है, शायद हमारी जनरेशन या आखिरी जनरेशन बची है जो आप अपने यू नो सीनियर्स का ख्याल रख सकते। तो यहाँ से अगर इसकी शुरुआत हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं। अच्छा बताइए कि हरलीन हरलीन, आप मेरे को बताइए कि पार्था ने जब ये कंसेप्ट को आपको बताया, इस कंटेंट को आपको एक्सप्लेन किया, तो इतना एक इमोशनल और जो अल्जाइमर जो बीमारी है, इसको करने का आपको फैसला क्यों किया? सबसे पहले तो क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा ये बहुत ही गहरा, बहुत डेप्थ वाला सब्जेक्ट है ये। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं पार्थ जो कि मेरे फ्रेंड भी हैं उनको दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना और इतना मतलब इस रोल के लिए फिट समझा कि मैं कर पाऊँगी। और जब हम लोग वर्कशॉप भी करते थे या रीडिंग भी करते थे, तब एक ख्याल मन में ज़रूर आता है बतौर एक्टर कि आप ये निभा पाओगे। वो सवाल खुद से आना मुझे लगता है ज़रूरी भी है, लाज़मी है, क्योंकि अगर वो सवाल नहीं आएगा तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। और कहीं न कहीं जब ये टॉपिक मुझे नरेट किया गया और जैसा मैंने ये सुना भी है मतलब अल्जाइमर के बारे में, और कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये मेरा जो है ना दायित्व है ऐसे कॉन्सेप्ट कि मैं अपना योगदान देने का। और जैसा कि आपने कहा और इन्होंने भी कहा, इट्स लाइक अ सर्कल, फुल सर्कल। हम जब बड़े हो जाते हैं जैसे और जब अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेते हैं जैसा आपने कहा, तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है। जो उंगली से हमें पकड़ के चलना सिखाते हैं फिर हम उनको पे बैक नहीं करते हैं वैसे, फिर हम उनको छोड़ देते हैं उनके हाल पे। तो वो चीज़ हमें मुझे लगता है एज यूथ हमें अपने रूट्स में एकदम इंटैक्ट रहना चाहिए अपने पेरेंट्स, बिकॉज आई फील मतलब पेरेंट्स से बढ़ के कुछ नहीं है, दे आर लाइक अल्टीमेट ब्लेसिंग इन योर लाइफ। और अगर आप उनका जितना भी साथ दे सकें, जब जब दे सकें और जितना देना ही चाहिए, मतलब दे सके कि तो सवाल ही नहीं है, उनका साथ देना ही चाहिए। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको उनका साथ देना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने मतलब दायित्व से पीछे हट गए। क्योंकि देखिए दिस इज लाइक अ कर्मा ऑल्सो, अगर आप आज नहीं करेंगे तो कल को आपके बच्चे भी नहीं करेंगे। मतलब उस मोटिव से मत करिए लेकिन दिल से करिए, क्योंकि वही है जिन्होंने जो आपको इस संसार में लेकर आए हैं। और आज आप जो भी कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ तो शायद उनकी बदौलत ही बैठी हूँ। ये हम लोग ने जो अभियान शुरू किया है सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन, और इसके जरिए हम लोग ने कंडीशन अप्लाई की है। कंडीशन अप्लाई ये है कि अगर आपके मूवी के अंदर अगर नए कलाकार हैं, नए राइटर्स हैं और नए डायरेक्टर्स को ब्रेक दे रहे हो तो हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे लाइमलाइट में लाने का कोशिश करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी मुहिम है मैं ये कहूँगी, क्योंकि ऐसी सोच रखना आज के दौर में बहुत कम लोगों के पास होती है। और जैसा कि आपने ये करना स्टार्ट किया है और आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तो वी आर रियली ग्रेटफुल आई वुड से।
और ये नहीं होगा तो जैसे न्यू कमर जो एक्टर्स हैं या जो डायरेक्टर जो फिल्म मेकर्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आगे चल के बनाना चाहते हैं, कहीं से तो शुरुआत करेंगे। तो वो शुरुआत का जो बीज अगर आप बो रहे हैं तो क्या ही बात। दोस्तों की गए 8 से 10 साल में हम लोग ने ये देखा कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर खास करके लड़कियां जो अपने करियर बनाने के लिए आती है इस माया नगरी में, तो वो अपने सपने, अपनी फैमिली, अपने लोग दुनिया में आए और चले गए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा बहुत कम कमाया, जैसे कि संजीव कुमार खुद का घर नहीं ले पाया, लेकिन आज के डेट में भारतीय सिनेमा में एक हिस्ट्री है, सबके दिलों में घर है ना? कर लिया। तो हम नहीं चाहते कि किसी लड़की का सपना टूटे, खास करके लड़की का। और क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया आज हमारे इंडस्ट्री में, तो भटकी मत अपने ध्यान से। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पे अपने आप को ट्रेंड करना, पैसे कमाना, वो आपका मकसद नहीं है। आप जब पहली बार आपका देश, आपका राज्य छोड़ के आए थे, तो आपके दिमाग में एक ही सपना था कि मुझे हीरोइन बनना है, मुझे बहुत बड़े एक्टर बनना है। लेकिन आज आपके दिमाग में क्या है कि मुझे पर डे के कितने पैसे कमाने हैं, क्योंकि मेरा खर्चा इतना है, छोड़ना यार, कहाँ सक्सेस होंगे करके। तो डोंट डू कॉम्प्रोमाइज विथ योर ड्रीम्स। फिर से कम बैक करिए, छोड़ दीजिए। भले आज आप 10,000 कमा रहे हो, लाख रुपया कमा रहे हो, लात मारिए उसको। आज तकलीफ होगी, लेकिन कल की अगर आपको सुबह देखनी है तो आज की इनकम को छोड़ना पड़ेगा, वरना आज की इनकम मल्टीपल होते जाएगी। एक दिन अरबपति भी बन जाओगे, लेकिन वो वक्त चला जाएगा, फिर बुढ़े का रोल मिलेगा। मुझे तो लगता है, और ये हमको लगता है, इसलिए हम लोग ने इस अभियान की शुरुआत की है। चलो बैक टू दी क्वेश्चन की सर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, जब हम लोग ने आपकी टेक्निकल टेस्टिंग की थी कांस में, तो ये मैंने पार्था को भी नहीं बताया था, जिस तरीके से आपने जो बीजीएम, बट सर ये यू कैन टॉक इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। बट ये जो एक्सपीरियंस की बात आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ा भी है, बट एट द सेम टाइम बहुत पर्सनल भी है। ये हम सबका एक्सपीरियंस है। इसका आइडिया इससे था कि हर दिन सुबह जब मैं उठता हूँ, फर्स्ट थिंग मैं अपना फ़ोन देखता हूँ, और अगर वाईफाई नहीं है और अगर इंटरनेट नहीं है, एक ऑलमोस्ट एक ऐसा लगता है कि दुनिया रुक गया, यू नो। तो हर दिन का ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले देखता हूँ कि वाईफाई है कि नहीं वहाँ पे। तो उसी को हमने सोचा एक 2-3 मिनट्स वेरी शॉर्ट फिल्म, और ये पूरा हमने आईफोन पे शूट किया, और पूरा एक दिन के अंदर हमने किया। ये 24 आवर्स के अंदर ही हमने पूरा शूट किया और एडिटिंग किया और साउंड वगैरह हमने किया। तो वही है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जितना बड़ा वो है। अच्छा हैरी, एक बात पूछना चाहेंगे आप लोग कि ये जो सिग्नल पे जो कंटेंट है, जैसे कि इस मूवी को देखने जाए तो ये बहुत खर्चीली मूवी दिखती है, और आपने जो फिल्म मेकिंग जहाँ से सीखा है, तो फिल्म मेकिंग स्कूल्स एंड फिल्म मेकिंग, क्या ये ज़रूरी है फिल्म मेकिंग के लिए आपके हिसाब से? सो आई थिंक फिल्म मेकिंग तुम अपने से भी कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि एक फिल्म मेकिंग स्कूल की रिक्वायरमेंट है, बट फिल्म स्कूल का सबसे ज़्यादा एडवांटेज मुझे लगता है ये है कि जिनसे मैंने काम किया वो सब मैंने फिल्म स्कूल में मिला। मतलब पूरा मेरा जो टीम था वो उन सबको मैं फिल्म स्कूल में मिला। सो आई थिंक जब आप फिल्म मेकिंग कम्युनिटी से नहीं आते हो, तो स्पेशली स्टार्टिंग में जब आप, हमारे को एज अ फिल्म मेकर एक ऑब्जर्वेशन जो है फिल्म बनाने के लिए कहा गया था। तो मैंने कहा ऑब्जर्व तो एक्चुअली हम चीज़ें करते ही रहते हैं आपस में इधर उधर देख के। तो फर्स्ट आई थॉट कि मैं जो बेगर्स होते हैं उनके ऊपर बनाऊंगा मूवी। बट फिर मैंने और देखा, लाइक यू नो, मतलब घूमते हुए हम लोग नॉर्मली देखते हैं, सब लोग ऐसे हुक्ड हो चुके हैं मोबाइल पे आज की डेट में, कि मैं मेट्रो से जो है बाय चांस ऐसे ही अपने फ्रेंड के साथ में ट्रेवल कर रहा था, आई सॉ एवरीवन इज हुक्ड ऑन मोबाइल। मतलब वो देख के ऐसे ना, एज ए फिल्म मेकर की तरह वो हमारे सर कहते हैं कि अपना सेट कर लो, चीज़ें देखना चालू करो, एज ए कैमरा एंगल की तरह। मैं देख रहा हूँ नेचुरली, लाइक आई कुड सी लाइक एवरीबडी इज हुक्ड ऑन मोबाइल। मतलब सबकी नजरें नीचे झुकी हुई हैं, कोई इधर उधर राइट में नहीं देख रहा है, लेफ्ट में नहीं देख रहा है, सब लोग अपने जो है मोबाइल में इतने बिजी हैं अपने को व्यस्त रखने की वजह से, या कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाह रहा है, कुछ वैसा टाइप वाला अपने को फोकस रखना चाह रहा है उसमें। तो मैंने कहा इसके ऊपर बनानी चाहिए मुझे पिक्चर। मतलब जिसको भी देख रहे हैं, मतलब बच्चे से लेके बूढ़े सब
सब लोग मोबाइल के अंदर इतनी बुरी तरीके, अब उनका टाइम पास बोलिए या कुछ भी, जो मैंने अपने इसमें मूवी में दिखाने की भी वो की है, तो सब लोग उसके अंदर मतलब इतनी बुरी तरीके से ऑक्यूपाइड हैं कि मतलब इधर उधर कुछ दिख ही नहीं रहा उन लोगों को, राइट लेफ्ट। एंड अपने साथ भी होता है, कई बार हम स्क्रॉल करते करते इतना घुस जाते हैं अंदर, तो वही मैंने अपना इसमें दिखाया भी अपनी मूवी में कि रात को सो रहे हैं तो भी हमको मोबाइल चाहिए, सुबह उठ रहे हैं तो भी मोबाइल चाहिए, हर एक चीज के साथ मतलब इतना प्रॉपर्ली हुक्ड हो गए हम लोग। आपने जब ये मूवी को बनाने की कोशिश की थी, हाँ जी। जब शुरुआत की थी, क्या आपने सोचा था कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली ये फिल्म अनफिनिश्ड वॉइस यानी अधूरे शब्द है इस फिल्म का मतलब नाम हिंदी में अगर हम कहें। इस फिल्म को लिखने में एक्चुअली मेरा जो एक असिस्टेंट है वो उसने ये कहानी लेकर के वो मेरे पास आया था, बट वो कहानी जैसा वो लेके आया वैसा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने उस कहानी को पूर्ण रूप से चेंज किया और उस कहानी को अलग तरीके से डेवलप किया। फिर सारी चीज़ें तैयारी हुई और इस फिल्म को हमको मतलब समझ लिए कि डेवलप करने में लगभग 7 to 8 डेज लगा इस स्टोरी को पूरा फिल्म के रूप में लेना। और शूटिंग करने में हमें 3 दिन का रिहर्सल और 3 दिन की शूटिंग, एडिट वगैरह मिला करके अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हम लोगों ने खर्च किया है इस फिल्म के पीछे। और आज आपके पास और होप फॉर द बेस्ट कि वहाँ भी अच्छा कुछ हो, अच्छा लगे लोगों को। तो वहाँ आपको के लोग कैसा भी लग- ट्रैप हो, एक मिनट, वहाँ के लोग भी ट्रैप हो जाए जैसे आप 2 मिनट के लिए ट्रैप हुए थे। तो आपको कैसा लग रहा है कि दुनिया के सबसे